दोस्तों, बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र का जाना सिर्फ एक सितारे का अलविदा नहीं है, बल्कि एक पूरे परिवार की जिंदगी में तूफान लेकर आया है। 24 नवंबर 2025 को मुंबई के पवन हंस श्मशान घाट पर जब उनकी अंतिम यात्रा निकली तो वहां आंसुओं का सैलाब था, लेकिन हर किसी की नज़रें उस नाजुक संतुलन पर टिकी थीं जिसे धर्मेंद्र ने जीवन भर साधे रखा। उनके परिवार के लिए यह केवल शोक की घड़ी नहीं, बल्कि एक नई जंग की शुरुआत भी है। लगभग 400 से 450 करोड़ की विशाल संपत्ति, मुंबई का जुहू बंगला, लोनावला का 100 एकड़ का फार्म हाउस, पंजाब की ज़मीनें, रेस्टोरेंट और कई निवेश अब दो परिवारों के बीच बंटवारे का मुद्दा बन सकती है। सवाल यह है कि यह बंटवारा कैसे होगा? क्या पहली पत्नी प्रकाश कौर और दूसरी पत्नी हेमा मालिनी के बीच पुरानी कड़वाहट फिर उभरेगी? क्या सनी देओल पर लटके बैंक कर्ज और ईशा देओल के तलाक के बाद की जिंदगी इस प्रक्रिया को और उलझा देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या धर्मेंद्र ने अपनी वसीयत में कोई ऐसा राज छिपाया है जो दशकों पुराने रहस्य खोल दे? आज हम इन सुलगते सवालों की परतें खोलेंगे। जुहू के उस लग्जरी बंगले और लोनावला के फार्म हाउस के पीछे छिपी कहानी क्या है? यह कहानी सिर्फ पैसों की नहीं, रिश्तों, भावनाओं और विरासत की भी है। पवन हंस श्मशान घाट पर जब अंतिम विदाई हुई तो वहां सिर्फ आंसू नहीं बह रहे थे। सबकी निगाहें उस संतुलन पर थीं जिसे धर्मेंद्र ने जीवन भर निभाया। एक ओर पहली पत्नी प्रकाश कौर खड़ी थीं, जिनसे उन्होंने 1954 में शादी की थी। दूसरी ओर हेमा मालिनी और उनकी बेटियां ईशा और अहाना। सनी देओल की आंखें नम थीं, जैसे अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई हो। बॉबी देओल चुपचाप खड़े थे और ईशा देओल फूट फूट कर रो रही थीं, मानो उन्होंने अपना सबसे बड़ा सहारा खो दिया हो। यह दृश्य केवल दुख का नहीं था, बल्कि उस जटिल रिश्ते की सच्चाई भी था जिसे दुनिया सालों से गॉसिप की तरह देखती आई है और जो अब कानूनी व व्यावहारिक हकीकत बनकर सामने खड़ा है। धर्मेंद्र की जिंदगी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं रही, एक्शन, रोमांस और ड्रामा से भरी। 1954 में उन्होंने प्रकाश कौर से विवाह किया, जिनसे 4 बच्चे हुए, सनी, बॉबी, विजेता और अजीता। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन 1980 में हेमा मालिनी से दूसरी शादी ने सबको चौंका दिया। यह रिश्ता विवादों में रहा। कुछ लोगों ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट से बचने के लिए धर्म परिवर्तन किया गया, हालांकि धर्मेंद्र ने हमेशा इन बातों से इनकार किया। अब उनके न रहने पर यही रिश्ता कानूनी और आर्थिक बहस का केंद्र बन सकता है। धर्मेंद्र सिर्फ फिल्मों के हीमैन नहीं थे, बल्कि एक समझदार बिजनेसमैन भी थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी कुल संपत्ति लगभग 335 से 450 करोड़ के बीच आंकी जाती है। यह सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, जुहू का आलीशान बंगला, लोनावला का फार्म हाउस, पंजाब की पुश्तैनी ज़मीनें और गरम धरम ढाबा जैसी रेस्टोरेंट चेन भी इसमें शामिल हैं। अब जब घर का मुखिया चला गया है तो सवाल उठता है, इस साम्राज्य का बंटवारा कैसे होगा? क्या परिवार में टकराव होगा या सब मिल बांट कर आगे बढ़ेंगे? क्योंकि जब बात करोड़ों की जायदाद की आती है तो खून के रिश्तों में भी दरार पड़ते देर नहीं लगती। सबसे पहले उस जगह की बात करते हैं जो धर्मेंद्र के दिल के सबसे करीब थी, लोनावला का फार्म हाउस। ये कोई साधारण वेकेशन होम नहीं, बल्कि मुंबई पुणे के बीच पहाड़ियों में बसी 100 एकड़ की एक अलग दुनिया है जिसे उन्होंने अपने हाथों से संवारा। यहीं वे खेती करते, पहाड़ों को निहारते और अपनी जड़ों से जुड़े रहते थे। उनके आखिरी साल भी यहीं गुजरे। आज इसकी कीमत 100 करोड़ से अधिक मानी जाती है। लेकिन असली सवाल यही है, इस फार्म हाउस का हकदार कौन होगा? प्रकाश कौर और उनके बेटे, जो यहाँ अक्सर आते थे, या हेमा मालिनी और उनकी बेटियां भी इसमें अपना हिस्सा मांगेंगी? खबरें यह भी हैं कि धर्मेंद्र यहाँ एक लग्जरी रिसॉर्ट बनाने का सपना देख रहे थे। अगर यह योजना आगे बढ़ती है तो यह जगह सिर्फ घर नहीं, बल्कि सोने की खान बन सकती है और तब मालिकाना हक की लड़ाई और तेज होगी। अब बात करते हैं जुहू के उस मशहूर बंगले की, जिसे देओल परिवार का मुख्यालय माना जाता है। गांधीग्राम रोड पर स्थित यह बंगला सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि इसमें सनी सुपर साउंड डबिंग स्टूडियो और एक प्रीव्यू थिएटर भी है। इसकी कीमत लगभग 150 करोड़ रुपए बताई जाती है।
लेकिन यहीं कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट छिपा है। 2023 में बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस बंगले की नीलामी का नोटिस जारी किया था। वजह थी सनी देओल पर बकाया 56 करोड़ का कर्ज। भले ही बाद में यह नोटिस वापस ले लिया गया, लेकिन इससे यह साफ हो गया कि परिवार प्रॉपर्टी के मामले में अमीर है, पर कैश फ्लो की कमी से जूझ रहा है। इस कर्ज के गारंटर खुद धर्मेंद्र थे। अब उनके जाने के बाद बैंक दोबारा दबाव बना सकता है। सवाल उठता है, क्या सनी को यह बंगला बचाने के लिए दूसरी संपत्तियां बेचनी पड़ेंगी? उधर ईशा देओल का तलाक हो चुका है और वे एक सिंगल मदर हैं। अगर वे अपने हिस्से की मांग करती हैं, तो यह सनी के लिए हालात और मुश्किल बना सकता है। दोस्तों, यही वह मोड़ है जो इस कहानी को सस्पेंस से भर देता है। क्या सनी यहाँ भी गदर की तरह जीतेंगे या परिवार में दरार पड़ जाएगी? धर्मेंद्र खुद को धर्म सिंह देओल कहते थे। वे एक किसान के बेटे थे और साहनेवाल में उनकी पुश्तैनी ज़मीनें हैं। भले ही उनका बाजार भाव मुंबई की प्रॉपर्टी के सामने कम हो, लेकिन भावनात्मक कीमत अनमोल है। सनी और बॉबी इससे गहराई से जुड़े हैं। लगभग तय माना जाता है कि ये ज़मीनें बेटों को मिलेंगी, क्योंकि बेटियां वहां बसने या खेती करने नहीं जाएंगी। लेकिन क्या बेटियां इसमें भी हिस्सा मांगेंगी? यह देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा धर्मेंद्र के कई कमर्शियल निवेश भी हैं, जैसे गरम धरम ढाबा और ही मैन रेस्टोरेंट। ये ऐसे बिजनेस हैं जो लगातार कमाई कर रहे हैं। इनका मालिकाना हक किसके पास जाएगा? क्या सब कुछ एक ट्रस्ट के जरिए मैनेज होगा, जिसमें सभी का हिस्सा हो, या फिर संपत्तियों को पूरी तरह अलग अलग कर दिया जाएगा? अब जरा उस पारिवारिक समीकरण पर नजर डालते हैं जो इस पूरी कहानी की जड़ है। धर्मेंद्र के कुल 6 बच्चे हैं। प्रकाश कौर से सनी, बॉबी, विजेता और अजीता, और हेमा मालिनी से ईशा और अहाना। भारतीय कानून के मुताबिक अगर कोई वसीयत नहीं है, तो संपत्ति पहली पत्नी और सभी बच्चों में बराबर बंटती है। हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा 16 कहती है कि सभी बच्चे क्लास 1 वारिस होते हैं, चाहे शादी की वैधता पर सवाल क्यों न हो। लेकिन क्या मामला इतना सीधा है? हेमा मालिनी हमेशा कहती रही हैं कि उन्हें धर्मेंद्र की संपत्ति का कोई लालच नहीं है। उन्होंने अपनी मेहनत से खुद का एक अलग साम्राज्य खड़ा किया और बेटियों की परवरिश स्वाभिमान के साथ की। मगर अब बात ईशा और अहाना की है। ईशा का हाल ही में भरत तख्तानी से तलाक हुआ है। एक सिंगल मदर के लिए नई शुरुआत आसान नहीं होती, और पिता का साया उठ जाना उनके लिए दोहरी मार है। क्या धर्मेंद्र ने अपनी लाडली बेटियों के लिए कुछ खास सोचकर रखा था? इंडस्ट्री में चर्चाएं हैं कि उन्होंने लिक्विड एसेट्स, नगद, जेवर और निवेश का बड़ा हिस्सा बेटियों के नाम किया हो, ताकि उन्हें कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, जबकि रियल एस्टेट बेटों के पास रहे। सनी देओल परिवार के सबसे बड़े हैं। अंतिम संस्कार में उनकी आंखें बता रही थीं कि वे सबको साथ रखना चाहते हैं। पिछले कुछ सालों में भाई बहनों के रिश्ते बेहतर हुए हैं। गदर की सफलता के बाद ईशा ने भाइयों की फिल्मों की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी और सनी ने भी ईशा का खुलकर सपोर्ट किया। सवाल यह है, क्या यह बॉन्डिंग संपत्ति विवाद को रोक पाएगी या पैसों की चमक रिश्तों में दरार डाल देगी? एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या धर्मेंद्र की कोई वसीयत है, और अगर है तो उसमें क्या लिखा है? बॉलीवुड में वसीयतें अक्सर बड़े राज की तरह छुपी रहती हैं। राजेश खन्ना की मौत के बाद आशीर्वाद बंगले को लेकर जो विवाद हुआ, उसने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया था। शायद धर्मेंद्र ने उससे सबक लिया हो और अपनी संपत्ति पहले ही सेटल कर दी हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र बेहद प्रैक्टिकल इंसान थे। वे जानते थे कि उनके जाने के बाद क्या हो सकता है। संभव है कि उन्होंने जीते जी अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा गिफ्ट डीड या दूसरे कानूनी तरीकों से बच्चों के नाम कर दिया हो। अगर ऐसा है तो यह उनकी दूरदर्शिता का सबसे बड़ा सबूत होगा। लेकिन अगर वे बिना वसीयत के चले गए, तो 2 पत्नियों और 6 बच्चों के दावों वाला यह मामला कानूनन लंबा खींच सकता है। यहाँ हेमा मालिनी की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। वे सिर्फ धर्मेंद्र की पत्नी ही नहीं, बल्कि एक सफल राजनेता और बिजनेस वुमन भी हैं। उनकी समझदारी परिवार को टूटने से बचा सकती है। अंतिम संस्कार में उन्होंने जिस संयम से मीडिया का सामना किया, वह दिखाता है कि वे किसी तरह का ड्रामा नहीं चाहतीं। संभव है कि वे बेटियों को शांति के लिए कुछ संपत्तियों पर दावा छोड़ने और बदले में कैश लेने की सलाह दें। लेकिन क्या ईशा और अहाना, जो अब मां बन चुकी हैं और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचती हैं, इतनी आसानी से विरासत छोड़ देंगी?
देओल परिवार पर कर्ज का बोझ अभी भी बना हुआ है। सनी देओल की फिल्में भले ही बॉक्स ऑफिस पर चल रही हों, लेकिन पुराने घाटे और बैंक की देनदारियां नजरअंदाज नहीं की जा सकती। बंटवारे की स्थिति में सबसे पहले कर्ज चुकाने की बात आएगी। क्या हेमा का परिवार सनी के कर्ज में हिस्सा लेगा? शायद नहीं। अगर मामला संपत्ति सबकी, कर्ज भी सबका तक पहुंचा, तो रास्ता सीधे कोर्ट तक जा सकता है। इसीलिए सबसे बेहतर रास्ता आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट माना जा रहा है, जहां कुछ संपत्तियां बेचकर कर्ज चुकाया जाए और बाकी संपत्ति शांति से बांट ली जाए। अंत में यही कहा जा सकता है कि धर्मेंद्र का जाना सिर्फ एक युग का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत भी है। वे वह चुंबक थे जो दो अलग अलग परिवारों को जोड़कर रखते थे। अब जब वे नहीं हैं, तो सवाल यही है, क्या परिवार बिखर जाएगा या पापा की इज्जत और देओल नाम के लिए सब एकजुट रहेंगे? आने वाले महीने बेहद अहम होंगे। वसीयत का खुलना, बैंकों के नोटिस और वकीलों की बैठकों के बीच यह साफ होगा कि ही-मैन का परिवार उसी मजबूती से खड़ा रहता है या नहीं जिसके लिए वे पर्दे पर जाने जाते थे। फिलहाल चारों ओर खामोशी है। यह तूफान से पहले की शांति है या समझदारी भरे समझौते की, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन धर्मेंद्र की असली विरासत उनकी दौलत नहीं, बल्कि वह प्यार है जो उन्होंने करोड़ों दिलों में छोड़ा है। उम्मीद है उनका परिवार उस प्यार की कद्र करेगा और रिश्तों को दौलत की चमक में फीका नहीं पड़ने देगा।